हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी RVUNL TG2 और इसरो के एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन जो पोस्ट हैं उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। आज जो क्लास है वो 40 नंबर की क्लास है और आज की क्लास में हम कैपेसिटर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूपी RVNL के अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखा होगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड था और एक क्वेश्चन थ्योरिकल बेस्ड था। तो आप इस क्लास को अगर देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। जो क्लास होती है वो हमारी डेली होती है लाइव 5:30 पर, तो आप इसे लाइव 5:30 पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत पोस्ट आती है, यूपी RVNL TG2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको PDF फॉर्मेट में टेस्ट मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज़ है ये, और इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आपको मैसेज करना होगा। बाकी की जानकारी यहीं से प्राप्त हो जाएगी आपको, और इसके लिए आपको मात्र 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत पोस्ट आती है, तो इसके लिए भी आप हमारे हैंड रिटन नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी मिलेगी इसमें आपको। जितने भी आपके टॉपिक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत, सभी टॉपिक्स की थ्योरी मिलेगी। कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, नए क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके लिए भी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। बाकी की जानकारी यहीं से प्राप्त हो जाएगी आपको, और इसके लिए भी आपको चार्ज पे करना होगा, जिसकी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। आज की क्लास में हम जो देखते हैं वो हमारी क्लास है जो कि कैपेसिटर बेस्ड क्लास है। आज की क्लास में हम कैपेसिटर को कंप्लीट कर रहे हैं। पर जो कैपेसिटर है वो हमारा यहाँ पर पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट को जान लेते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट या फिर पैसिव कंपोनेंट आखिर होता क्या है। तो अगर हम पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो वे कंपोनेंट जो कि जिनको चलाने के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, और ये किसी भी प्रकार से सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं या फिर सिग्नल की पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं, उन जो एलिमेंट होते हैं उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की ही बात कर लें तो रेजिस्टेंस को चलाने के लिए किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। जो सर्किट में एनर्जी जिस सिग्नल के लिए जा रही है उसी से ये ऑपरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनको चलाने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर करता क्या है? ट्रांजिस्टर AC सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, लेकिन खुद भी तो ट्रांजिस्टर को चलना होता है। तो खुद जो चलता है वो DC जो हमारी होती है, DC करंट जो होती है उस पर ही चल पाता है ये खुद। आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे इसके कि कॉमन बेस होता है, कॉमन एमीटर होता है, कॉमन कलेक्टर होता है। तो जो हमारे एलिमेंट, अगर इनको चलाने के लिए किसी और स्रोत की भी ज़रूरत है, मेन सप्लाई जो इसमें जुड़ी हुई है वो तो इसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगी, लेकिन इसको खुद भी चलना है, इसको खुद को चलने के लिए कहीं से एनर्जी देनी पड़ती है जो कि हमारी DC एनर्जी होती है। तो वो कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट हमारे सिग्नल की जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो भी सिग्नल की पावर को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारे रजिस्टर हो गए या फिर कैपेसिटर हो गए या फिर इंडक्टर हो गए वो किसी भी प्रकार से पावर को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो जो भी एलिमेंट पावर नहीं बढ़ा पा रहे हैं और जिनको चलने के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत नहीं है तो उनको हम कहते हैं पैसिव कंपोनेंट। ये दोनों पॉइंट को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं उसके अंतर्गत हमारा रजिस्टर आता है, कैपेसिटर आता है, इंडक्टर आता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपको चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो कैपेसिटर जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम इसके पहली वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें सारी चीज़ें रेजिस्टेंस के बारे में हमारे द्वारा पढ़ी जा चुकी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, किन किन
मटेरियल्स के क्या क्या रेजिस्टेंस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पूरा डिटेल में हम कवर कर चुके हैं रेजिस्टेंस को। तो हमारा जो पैसिव कंपोनेंट आता है वो सेकंड है हमारा कैपेसिटर। तो आइए आज हम जो है पढ़ते हैं वो कैपेसिटर को पढ़ते हैं। कैपेसिटर को पढ़ेंगे, इसके बाद इंडक्टर को पढ़ेंगे। तो रजिस्टर के लिए, इसके लिए आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। तो कैपेसिटर को देखते हैं, उससे पहले हम कैपेसिटर जो बनता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, या फिर इसका जो कैपेसिटर है वो प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर को जान लेते हैं। कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या फिर आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए और वो विद्युत धारिता जो होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होती है, उसको बढ़ा सकती है। यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, हमारी जैसे कोई भी, यानी कि हमारी कोई बॉटल है, बॉटल की मतलब खुद की कोई कैपेसिटी होती है। 1 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है, कितनी बॉटल है, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा चालक होता है, कोई मटेरियल हो गया, उसके आकार या फिर आयतन में हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, फिर भी उसमें हम अगर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, और कैपेसिटर में इसी तरीके से उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसके सिद्धांत को जान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है उसका सिद्धांत क्या होता है। कैपेसिटर में कुछ नहीं होता है, 2 प्लेटें होती हैं। तो 2 प्लेट के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पर ए जो प्लेट है वो एक प्लेट है, और इस प्लेट पे हमने क्या किया, बाहर से कोई विभवांतर अप्लाई किया और इससे हम इसमें धनावेश दे रहे हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इसकी जो पीछे वाली साइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अप्लाई होगा और पूरे में फैल जाएगा, और उसके साथ साथ इसके आगे वाली साइड में भी धीरे धीरे फैल जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे में फैल जाएगा, पूरी प्लेट में फैल जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास एक कोई डिस्चार्ज प्लेट है, जिसको हम इस ए वाली जो प्लेट है हमारी, यानी कि कोई जो डिस्चार्ज प्लेट है वो बी हो गई, इसको हम अपनी ए वाली प्लेट के पास लेकर के आते हैं, जिस पर बी वाली प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है पहले से, पर अगर हम इसको पास लेकर के आते हैं तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इंडक्शन जिसको हम प्रेरक कहते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो इंडक्शन की वजह से इस प्लेट के सामने वाली जो सतह है, यानी कि इसका जो फेस है यहाँ पर सामने, जो बिल्कुल सामने है, उस वाली सतह पर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज वाला यहाँ पर आवेश आ जाता है, यानी कि अपोजिट जो चार्ज है वो फैल जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज फैले हैं। तो ये जो प्लस प्लस चार्ज हैं ये अपनी एक अलग प्रॉपर्टी वाले चार्ज हैं, लेकिन जो ये बी प्लेट है इसके सामने लाते ही इस बी प्लेट पर ये माइनस वाले जो चार्ज हैं वो अपने आप आ जाएंगे। अपने आप आ जाएंगे का मतलब क्या हुआ कि ये जो किस वजह से आ रहे हैं, तो ये इंडक्शन की वजह से यहाँ पर आ जाते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी जो पावर है, जितनी क्षमता है वो ए के बराबर ही होती है, बस इसका अपोजिट होता है, ये माइनस में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ बी प्लेट में क्या होता है कि इसकी दूसरी साइड है जो बिल्कुल ए प्लेट के सामने नहीं है बल्कि दूसरी तरफ है इसकी साइड, उस साइड पर पॉजिटिव ही आता है। तो ये जो होता है ये इस कैपेसिटर के सिद्धांत के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है अब समझिएगा। यहाँ पर अब चार्ज तो आ गया, चार्ज आने के बाद अब क्या होगा कि ये जो माइनस है, इससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारा एक कोई यहाँ पर तार जुड़ा है जो कि इस ए प्लेट को हमेशा से धन आवेश देता आ रहा है। अब ये जो माइनस यहाँ पर चार्ज जो कोई ऑटोमेटिक आया है, ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन खींच नहीं पाता है। अगर खींच लेगा तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, पर खींच नहीं पाता है, सिर्फ खींचने की कोशिश करता है कि आजा भाई तू भी आ जा इधर, पर ये इसको खींच नहीं पाता है। तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो ये थोड़ा और फैलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये इसको खींचता है तो ये जो यहाँ पर हमारी जो बैटरी प्लस वाली जोड़ रहे थे, ये इस बैटरी से फिर से इसके अंदर और उतने ही आयन जाने लगते हैं। तो ये चार्ज जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर स्टोर होने लगता है, यानी कि इसके अंदर समाहित होने लगता है, कुछ देर तक के लिए स्टोर होने लगता है। लेकिन जो चार्ज आ रहा था वो चार्ज क्या होता है, आते आते अब यहाँ तो प्लस है तो प्लस तो इसको ठीक है, यानी कि सॉरी यहाँ तो माइनस है, माइनस तो इसको खींच रहा है, कि आजा भाई तू भी आ जा इसके अंदर। लेकिन इसकी दूसरी साइड प्लस भी है जो इसको प्लस प्लस को अपोज कर रहा है, इस प्लस वाले को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है कि अब मत आइए आप। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लस जो यहाँ पर दूसरी साइड में जो प्लस प्लस चार्ज आया है, इसको हम कहते हैं कि आप भाई जो बाहर निकल जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर।
ये जो प्लस है इसको हम कर देते हैं बाहर, और इसको बाहर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको बाहर करने के लिए इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ज़मीन से यानी कि पृथ्वी से इसको संपर्कित कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर बी डायग्राम में देख रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये होगा कि प्लस वाला जो चार्ज है वो हट जाएगा, वो पीछे वाला जो प्लस है वो ज़मीन में चला गया। अब ज़मीन में चला गया तो ये जो बी था ये अपने आप में स्वतंत्र हो गया, यानी कि ये अब फ्री हो गया। अभी यहाँ पर प्लस था तो ये इसकी पावर को कम कर रहा था, लेकिन ये अब फ्री हो गया तो ये क्या करेगा, ए को खींचने की कोशिश करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, पर यहाँ पर टच नहीं कर पाएगा, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हम आवेश दे रहे थे वो आवेश और आएगा अंदर और आएगा, तो इसकी क्षमता के अनुरूप इसमें प्लेटों में आवेश आने लगता है, धीरे धीरे चार्ज समाहित होने लगता है, और यही जो है बन जाता है हमारा कैपेसिटर। ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, अगर क्लियर हुई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा जो चार्ज है वो इस तरीके से यहाँ पर आ गया, और यहीं पर कहा गया है कि प्रेरित ऋण आवेश जो है वो चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, यानी कि जो चालक ए है वो विभव को कम करता है, जो बाहर से हम विभव दे रहे हैं उसको बाहर से कम करने की कोशिश करता है, जबकि प्रेरित ए धनावेश जो है विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, किंतु ऋणावेश ए के अधिक निकट होने के कारण उसका प्रभाव पड़ता है, फलस्वरूप चालक ए का विभव भी कम हो जाता है। वही बात की है मैंने कि यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम ज़मीन से जब हम इसको ग्राउंड कर देते हैं तो ये माइनस बी वाला जो है इसको खींचेगा, ये और खींचेगा, तो ये जब जैसे यहाँ से यहाँ खींचने लगेगा तो ये बाहर से अपने आप को खींचेगा, धीरे धीरे इसके अंदर स्टोर होने लगेगा, अंदर मतलब कि इसी प्लेट पर स्टोर होने लगता है। तो ये इसका जो है कैपेसिटर का जो है प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत होता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव नहीं किया है, यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया है, ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है या फिर किसी भी चालक पदार्थ की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है Q बराबर C बराबर Q अपॉन V। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला आया है ना ये होता है Q बराबर CV का। एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्टोर होने की कैपेसिटी और उसका विभवांतर। तो ये जो है इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके इसको बना दिया है, यानी कि इसका पक्षांतर करके इसको बना दिया है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर वाली बात तो यहाँ पर मैंने सारी आपको बता दी कि किस तरीके से इसका विभव बढ़ता है, क्या होता है। पर यहाँ पर एक जो इसकी परिभाषा है वो एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है उसको जानते हैं। तो किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की जो विद्युत धारिता है वो बढ़ जाती है, और दो चालकों के इस प्रकार के समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। वही बात है कि एक हमारा यहाँ पर इस तरीके से मटेरियल था, कोई कंडक्टर मटेरियल था, उस पर चार्ज था पहले से, फिर हम कोई दूसरा अनावेशित यहाँ पर लेकर के आ गए तो उस पर चार्ज आने लगा, धीरे धीरे वो अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की वजह से उसमें चार्ज स्टोर होने लगेगा, और वही चार्ज स्टोर होना तो विद्युत धारिता कहलाता है। तो इस तरीके से होता है। अब यह क्या करते हैं कि जब इसकी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना होता है तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ भी कह सकते हैं इसको, जैसे कि इसमें माइका हो गया, मोम हो गया, कागज़ हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया। तो इसको दोनों प्लेटों के बीच में भर देते हैं ताकि इनका जो है कनेक्शन ना हो सके, और इसमें क्या हो जाए, इसमें धारिता धीरे धीरे बढ़ने लगे, इसके अंदर कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगे। और इसका जो कैपेसिटर का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का साइन होता है कि दो लाइनें होती हैं जो कि यहाँ पर बराबर में होती हैं, दोनों लाइनें एक जैसी होती हैं और बाहर से यहाँ पर इस तरीके से लाइन खिंची हुई होती हैं, तो इसको कैपेसिटर का साइन कहते हैं। इसी तरीके से एक बैटरी का भी साइन होता है जिसमें क्या होता है, एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है, तो इन दोनों में अंतर होता है, ये तो आपको पहले से भी पता होगा, तो इसके साइन को भी याद रखना। अब अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें कि जो हमारा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, तो कैपेसिटी अभी आपको बताया कि C बराबर यहाँ पर Q अपॉन V जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है, इस फॉर्मूले को याद रखना। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे कैपेसिटर हैं उसकी कैपेसिटी किन किन कारणों पर डिपेंड करती है, कि कैपेसिटी किन किन कारणों से घट रही है या बढ़ रही है, उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पर कि प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट का क्षेत्रफल से कैसे बढ़ती है इसको जानते हैं। तो प्लेट क्या है, हमारा जो कैपेसिटर है, एक्चुअली में जो हमारा कैपेसिटर का चार्ज स्टोर हो रहा होता है वो प्लेट पे ही स्टोर होता है और कहीं स्टोर नहीं होता है, बल्कि जो प्लेटें बनी हुई हैं उनका जितना क्षेत्रफल है उसी पर स्टोर हो रहा है। अगर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कम है तो कम चार्ज स्टोर होगा, अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और बड़े ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्रफल वाली प्लेटें ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर
कुछ जो आप देख सकते हैं कि कुछ चार्ज यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टोर हो रहा था, कम स्टोर हो रहा था, यहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया। इसी क्षेत्रफल में तो चार्ज स्टोर होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल जो संधारित यानी जो कैपेसिटर में प्लेट्स यूज़ की गई हैं उनका क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी के बाद आता है अगला पॉइंट कि प्लेटों के बीच की दूरी। जो प्लेट है उनकी बीच की दूरी से क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारी एक प्लेट है और यहाँ पर भी हमारी एक प्लेट है जो कि इनकी बीच की दूरी कुछ इतनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर इस वाली प्लेट पर हम प्लस प्लस साइन आ जाता है और यहाँ पर इस वाली प्लेट पर माइनस माइनस साइन आ जाता है यहाँ पर। तो अभी आपको पता है कि जो चार्ज स्टोर होता है ना, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है किस वजह से होता है स्टोर, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस आया, यहाँ पर माइनस माइनस आया। ये जो प्लस है ना, इस प्लस को ये माइनस खींचता है पर खींच नहीं पाता है कि खींच के इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, मिक्स नहीं हो पाता, बस खींचने की कोशिश करता है कि आप इधर आ जाइएगा, आपको हम खींचते हैं। तो ये खींचता है पर खिंचता नहीं है, ये प्लस आ नहीं पाता। तो ये खिंचता है तो ये और इस प्लेट पर फैलने लगता है। ये जो चार्ज है धीरे धीरे इस प्लेट के और अंदर फैलने लगता है। तो जो बाहर से हम चार्ज इसमें अप्लाई किए थे ना, वो चार्ज और आने लगता है। ये बैटरी वाला जो चार्ज है वो और आने लगता है। तो यहाँ पर जितने मैग्नीट्यूड का प्लस प्लस बढ़ता है उतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पर माइनस माइनस भी बढ़ता है। तो ये होता है क्या, किसी कैपेसिटर की स्टोर करने की कैपेसिटी वाली क्षमता। अब ये प्लेट जो है, माइनस वाली जो प्लेट है, ये थोड़ी दूरी पर है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा होगा। लेकिन अगर इसी प्लेट को हम पास कर देते हैं तो ये माइनस यहाँ पर जो साइन आया है ये इसको क्या करेगा, और ताकत से खींचने लगेगा कि अब इसको जो यहाँ पर प्लस प्लस वाले जो चार्ज हैं इनको और ताकत से खींच पाएगा। तो इससे बैटरी का जो चार्ज यानी कि जो यहाँ पर आ रहा था वो और तेज़ी से फैलने लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम प्लेट की बीच की दूरी को कम कर देते हैं, कम करने से क्या होगा कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट से आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दूर है तो माइनस उसको कम ताकत से खींच पाएगा, पास है तो माइनस वाला उसको ज़्यादा ताकत से खींच पाएगा। तो इसी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को हम कम कर देते हैं तो। इसके बाद आता है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। प्लेटों के बीच के माध्यम क्या मतलब क्या हुआ कि जब हम कैपेसिटर जो हमारा बनाते हैं तो उस कैपेसिटर में कोई ना कोई माध्यम हम यूज़ करते हैं। अब अगर कोई माध्यम यूज़ नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हवा भर जाएगी, क्योंकि हवा तो पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है। तो हवा भी एक प्रकार का माध्यम ही होता है। हवा की जो परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एक होता है। लेकिन अगर हमें किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है तो फिर हम ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल उसके अंदर भर देते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि ये जो है इस कैपेसिटी को बढ़ाने लगता है। तो अगर ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल यूज़ करते हैं तो उससे उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आ गई आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टाइप ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है उनकी संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलग अलग प्रकार के और भी होते हैं, लेकिन अगर उनकी संरचना, उनका आकार देखा जाए तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको यहाँ पर जान लेते हैं। पहला टाइप है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, अभी अभी जिस पे हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है या फिर इसका जो प्रिंसिपल है उसको समझा हमने कि 2 प्लेटें होती हैं, एक आमने सामने होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो यही जो अभी आपको बताया वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि 2 वृत्ताकार या फिर आयताकार प्लेटें होती हैं जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समानांतर, इस डायग्राम के अनुसार इनको अलग अलग रखा जाता है और जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी प्लेट है उसका संबंध यहाँ पर ग्राउंड यानी कि इसको पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है ताकि इसकी जो विद्युत धारिता है वो बढ़ सके। क्यों बढ़ सके वो भी बताया आपको कि यहाँ पर प्लस आ जाता है, वो प्लस जो है वो ज़मीन पर चला जाता है। अदरवाइज इधर साइड जो प्लस आया है ना वो इस प्लस को अपोज करता है, इसको फेंकता है कि भाई तू आ मत इसके अंदर। लेकिन हमें तो कहना है कि इसके अंदर आना है, प्लस को जितना ज़्यादा आएगा उतना ही स्टोर होगा चार्ज, उतनी ही उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और इन दोनों के मध्य, इन दोनों प्लेटों के मध्य अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलाना चाहते हैं तो वो मिला सकते हैं। माइका, इसमें बैक्स हो गया, कागज़ हो गया, या फिर ऑयल हो गया, या फिर कांच हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन के तैयार होता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
इसके बाद पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर अभी अभी हमने पढ़ा है उसकी कैपेसिटी को जान लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटी का क्वेश्चन फार्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल की भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो अभी आप बोलेंगे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक जो फार्मूला कैपेसिटी का होता है वो C बराबर Q/V होता है। तो ये बेसिक फार्मूला है, ये कैपेसिटर का फार्मूला नहीं है, ये किसी चालक पदार्थ का फार्मूला है कि वो उस चालक पदार्थ में कितना आवेश, कितना चार्ज उसके अंदर जा सकता है। नॉर्मली अगर हम कोई प्लेट ही ले लें, कोई भी प्लेट ले लें, तो उसका अगर हम निकालना चाहते हैं कि वो कितना चार्ज इसमें अंदर स्टोर कर सकती है, तो वो हम नॉर्मल फार्मूला से निकालते हैं, C बराबर QV से होता है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि हमारे डिज़ाइन के आधार पर 3 प्रकार के हैं, उनकी अगर कैपेसिटी निकालना चाहें, जैसे अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना चाहें, तो उसके लिए हमें अलग अलग फार्मूला अप्लाई करने होते हैं, क्योंकि ये उसके फार्मूले उसकी डिज़ाइन पर ही बन पाते हैं। तो यहाँ पर आप जो फार्मूला देख रहे हैं C बराबर के एप्सिलॉन 0 जो यहाँ पर बना है ना, इसको एप्सिलॉन 0 कहते हैं, A/D, जहाँ पर K क्या होता है, K अभी अभी बताया ना कि कैपेसिटर के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया माइका हो गया, मोम हो गया, पानी हो गया, पानी तो नहीं यूज़ करते, सॉरी पानी नहीं होता एक्चुअली में, पानी से तो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, उसमें हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कांच यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा परावैद्युतांक मटेरियल होता है। अगर परावैद्युतांक मटेरियल में हमने हवा या फिर वैक्यूम रखा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये बन के आ जाता है। पर अगर क्वेश्चन में कोई और परावैद्युतांक यूज किया गया है तो उसके लिए ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी होगी, इससे आपको आंसर निकालना होगा। ए क्या होता है, ए होता है उन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। अभी अभी बताया ना आपको कि क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके ये डायरेक्ट पर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है यानी कि ए बढ़ेगा तो सी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, तो ये इस वजह से होता है। और डी क्या होता है, डी होता है उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी। दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर डी की वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू घटती है, या फिर डी की वैल्यू घटती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसको याद रखना आप बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद संरचना के आधार पर हमारा जो दूसरा टाइप का कैपेसिटर होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसको हम गोलीय कैपेसिटर भी कहते हैं। गोलीय कैपेसिटर में क्या होता है कि इसमें कोई चालक जो भी कंडक्टर मटेरियल होते हैं उसके दो कॉन्सेंट्रिक गोले लिए जाते हैं, जैसे कि ए और बी यहाँ पर गोले लिए गए हैं। इसमें क्या होता है कि एक छोटा गोला बी के अंदर ही रख दिया जाता है और इसका कोई संपर्क नहीं होता है एक दूसरे से। तो ये जो बी गोला है इसकी दूसरी वाली सतह को हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये है यहाँ पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी यानी A मल्टीप्लाई बी अपॉन A माइनस बी। यहाँ पर A क्या है, A छोटे गोले की त्रिज्या, B क्या है बड़े गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, या तो फार्मूला ही पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई कांस्टेंट जो अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया है उसकी वैल्यू अगर 1 रख कर दी जाए, 1 का किसकी होती है, या तो जो वायु है उसकी होती है या फिर जो निर्वात है उसकी होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इस तरीके का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है कैपेसिटर का, वो है हमारा यहाँ पर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होते हैं, 2 सिलेंडर टाइप होते हैं। सिलेंडर जैसे कि हमारी गोल जो है वो बॉटल हो गई, एक बॉटल हो गई ना, जैसे पानी वाली बॉटल होती है, तो उसी के अंदर अगर छोटी बॉटल उसमें बन सकती है तो बना दी जाती है। मान लीजिएगा उसका ऊपर का हिस्सा कट कर दिया, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं उस बात को। तो उसको अगर हम उसके अंदर कर दें, एक बॉटल के अंदर कोई दूसरी छोटे आकार की बॉटल को रख देते हैं, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल जो हमारा कैपेसिटर है वो बन के तैयार होता है। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होते हैं कि 2 इसके कोएक्सियल खोखले बेलन होते हैं। बेलन का मतलब इसमें जो है वो इस तरीके के सिलेंडर होते हैं, दोनों के मध्य कोई परावैद्युतांक मटेरियल भर दिया जाता है। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो परावैद्युतांक मटेरियल भर देते हैं, और उसकी जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। यहाँ पर C बराबर क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन 2.303 log 10 B अपॉन A। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली फार्मूला पूछा जाता है। यहाँ पर B क्या है, B ये जो हमारा बड़ा वाला जो सिलेंडर है
उस सिलेंडर का यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो रेडियस यानी कि त्रिज्या है वो हो गई। और ए क्या होता है, ए जो यहाँ पर छोटा सिलेंडर है ना, छोटे सिलेंडर की जो यहाँ पर त्रिज्या बन रही थी उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हमारा जो बेलनाकार कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसका यहाँ पर निकल के आ जाता है फॉर्मूला। इसको याद रखना आप। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है उसको अगर उसकी यूनिट इकाई की बात करें तो वो एसआई यूनिट में होती है फैरड, और सीजीएस यूनिट में होती है स्टेट फैरड, या इसको स्थैत फैरड भी कहते हैं। तो इसको याद रखना आप। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एसआई यूनिट यूज़ होता है, पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे कैपेसिटर है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है तो वो स्थैत फैरड में होती है। एसआई यूनिट क्या होती है तो फैरड होती है। इन दोनों के बीच कितना संबंध होता है, जैसे हमारा होता है ना कि 1 ग्राम बराबर हो गया, मान लीजिएगा 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। तो ये ग्राम भी वही है, किलोग्राम भी वही है, पर इसका यूनिट अलग अलग है कि ये एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर 1 फैरड बराबर कितना स्थैत फैरड हो जाएगा, तो 1 फैरड बराबर हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 स्टेट फैरड। तो इसकी वैल्यू को आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इतनी पॉइंट क्लियर हुआ है। इसके बाद होता है हमारा कैपेसिटर का ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम कैपेसिटर का समूहन कहते हैं। जैसे हमारे रेजिस्टेंस थे ना, तो रेजिस्टेंसों को हम जोड़ करके उसको जोड़ देते थे तो हमारा रेजिस्टेंस नया रेजिस्टेंस बन जाता था। तो इसी प्रकार से अगर हम इनको जोड़ना चाहें, हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम ज़रूरत पूरी कर सकते हैं अपनी, तो कोई अन्य कैपेसिटरों को जोड़ जोड़ के भी कोई दूसरा कैपेसिटर बना सकते हैं। तो इसीलिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है यहाँ पर सीरीज़ में, अगर इनको जोड़ना चाहें तो सीरीज़ में जोड़ सकते हैं, और एक यहाँ पर पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल में एक तीसरा भी इसका पॉइंट होता है, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा इसका ये होता है कि इसको हम मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। और मिश्रित क्रम क्या होता है कि श्रेणी क्रम भी और समानांतर क्रम भी, कुछ कुछ श्रेणी क्रम मिला दिया, कुछ कुछ समांतर क्रम मिला दिया, तो वो हमारा मिश्रित क्रम बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से इसको बना दिया जाता है। पहली प्लेट जो है इसके इस तरीके से इसमें कनेक्शन कर दिया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इसकी फॉर्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये होता है श्रेणी सीरीज में। और श्रेणी क्रम समूहन में जो 1/c यानी कि इसकी जो परिणामी धारिता आती है वो क्या होती है, प्रत्येक कैपेसिटर के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। तो इस तरीके से इसको भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें जो कैपेसिटर हमारे पास जितने भी उपलब्ध हैं उन कैपेसिटर से भी कम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर चाहिए, तो उन सभी कैपेसिटरों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना होगा आपको। इसके बाद आता है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि हम कैपेसिटर को इस डायग्राम के अनुसार जोड़ देते हैं। तो इस डायग्राम के अनुसार जोड़ने पर जो यहाँ पर सभी कैपेसिटरों को मिला करके जो कैपेसिटी बन के आती है उसका फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। या हम जितने भी जोड़ लें उनको प्लस कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि परिणामी विद्युत धारिता जो होती है वो प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिता के योग के बराबर होती है। तो इतनी पॉइंट क्लियर हुए आपको। इसके बाद क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास जो भी कैपेसिटर हैं, दो जो फैरड हैं उनके कैपेसिटर अगर हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उनसे अगर हम बड़ा कैपेसिटर बनाना चाहें, 2 ओम से ज़्यादा कैपेसिटर वाली कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बनाना चाहें, तो इसे हम कैसे जोड़ते हैं, इसे हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ताकि ये सभी समांतर क्रम में इनकी वैल्यू जुड़ जाती है। तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या हुआ कि जो परिणामी धारिता निकल के आई इन इंडिविजुअल कैपेसिटर से इसकी धारिता ज़्यादा है। तो जब हमें ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत होती है तब हम कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब हमें कम की ज़रूरत होती है तब हम कैपेसिटर को पैरेलल क्रम में सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो कैपेसिटर हैं उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी आपको बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो अब आपसे बन जाना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद कल की क्लास में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं
उनको डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर आना, 5:30 पर हमारी क्लास होती है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच।